तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित रेडियो नाट्य वाचन। आइए सुनते हैं लेखक शरद चंद्र द्वारा लिखित उपन्यास बिराज बहू का रेडियो नाट्य वाचन। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी की है। वाचन स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का। प्रस्तुत है दूसरी कड़ी। अब तक आपने सुना, रसोई घर के भीतर से बिराज ने यह बात सुनते ही तेजी से आकर और चिल्लाकर कहा, बुड्ढे से जाने के लिए कह दे। फिर स्वामी की ओर देखकर कहा, अगर तुम सवेरे से ही वे सब पीना शुरू करोगे तो मैं सिर पटक पटक कर मर जाऊंगी। आजकल ये सब क्या हो रहा है? और अब आगे। इस घर की बहुएं मृतात्मा के लिए हर शाम को उस पत्थर के एक किनारे पर दीप जलाकर रख जाती थी। बहन का हाथ पकड़े हुए नीलांबर आकर उसी पत्थर पर एक ओर बैठ गए। नदी के दोनों किनारों पर बड़े बड़े आम के बागीचे और बांस के पेड़ थे। दो एक पुराने पीपल और बट के पेड़ नदी की धारा पर बहुत ज्यादा ही झुके अपनी डालियां फैलाए हुए थे। इन शाखाओं के ऊपर न जाने कब से कितने पक्षियों ने निश्चिंत होकर अपने घोंसले बना लिए थे। न जाने कितने बच्चों को पालकर बड़ा किया है, न जाने कितने फल खाए और न जाने कितने गान गाए हैं। इन्हीं की छांव में दोनों बहन भाई आकर कुछ देर चुपचाप बैठ गए। अकस्मात हरिमती दादा की गोद के और पास आई, खिसक कर बोली, अच्छा दादा, भाभी तुम्हें बोष्टम ठाकुर कहकर क्यों पुकारती है? नीलांबर ने अपने गले की तुलसी माला दिखाकर हंसते हुए कहा, मैं बोष्टम हूँ, इसलिए इस नाम से पुकारती है। हरिमती अविश्वास करती हुई बोली, वाह, तुम बोष्टम क्यों होने लगी दादा? वे लोग तो भिक्षा मांगते हैं। अच्छा दादा, वो भिक्षा क्यों मांगते हैं? अरे पगली, उनके पास कुछ नहीं होता, इसलिए भिक्षा मांगते हैं। हरिमती ने दादा के मुंह की ओर देखते हुए पूछा, अच्छा दादा, उनके पास कुछ नहीं है? उनके पास ताल पोखर भी नहीं, बगीचे भी नहीं, धान की कोठियां भी नहीं, कुछ भी नहीं है? नीलांबर ने बहन के बालों में स्नेह से हाथ फेरते हुए कहा, कुछ भी नहीं है बहन, कुछ भी नहीं। हरिमती ने कहा, तब सब लोग उन्हें थोड़ा थोड़ा क्यों नहीं दे देते दादा? नीलांबर ने कहा, तेरे दादा ने ही उन्हें कुछ दिया है। क्यों नहीं देते दादा? हमारे पास तो इतना सब है। नीलांबर हंसकर बोला, तब भी तेरे दादा कुछ नहीं दे सकते, किंतु मेरी बहन, जब तू राजा की बहू होगी तब देना। बालिका होने पर भी ये बात सुनकर हरिमती लजा गई। दादा की गोद में मुंह छिपाकर बोली, जाओ दादा। नीलांबर ने दोनों हाथों से पकड़कर उसका मस्तक चूम लिया। बिन माँ बाप की इस बहन के प्रति उसके स्नेह की सीमा नहीं है। आज से 7 साल पहले, जब वो केवल 3 साल की थी, उसकी विधवा माँ उसे बड़ी बहू और बेटे को सौंपकर स्वर्ग सिधार गई थी। उस दिन से नीलांबर ने ही उसे इतना बड़ा किया। उसने सारे गांव के रोगियों की सेवा की है, शवों को घाट ले जाकर उनका अंतिम संस्कार किया है, कीर्तन किया है, किंतु माँ के अंतिम आदेश की कभी अवहेलना नहीं की। उसने छाती से लगाकर उसे इतना बड़ा किया है। इसीलिए हरिमती माता की गोद की तरह ही निसंकोच उसकी छाती में मुंह छिपाकर चुप हो गई। दूर से पुरानी नौकरानी की आवाज सुनाई पड़ी, कुंती, बहू माँ दूध पीने को बुलाती हैं। हरिमती ने मुंह ऊपर उठाकर विनीत स्वर में कहा, दादा, तुम कह दो ना कि मैं भी दूध नहीं पीऊंगी। अरे क्यों नहीं पिएगी बहन? हरिमती बोली, अभी मुझे जरा भी भूख नहीं है। नीलांबर हंसकर बोला, अरे ये तो मैंने समझ लिया
किंतु जो गाल नोचती है वो तो नहीं समझेगी। नौकरानी ने दूर से बिना देखे फिर पुकारा, कुंती। नीलांबर ने शीघ्रता से बहन को खड़ा करके कहा, बहन जा तू कपड़े बदल कर दूध पिया, मैं यहीं बैठा हूं। हरिमती मुंह लटकाए धीरे धीरे वहां से चली गई। उसी दिन दोपहर को स्वामी के सामने भात परोसकर विराज निकट ही बैठ गई और बोली, अच्छा तुम ही बोलो, मैं तुम्हें भात के साथ रोज क्या क्या परोसा करूं? तुम ये ना खाओगे, वो ना खाओगे, और अंत में मछली भी छोड़ दी। नीलांबर खाने के लिए बैठते हुए बोला, ये इतनी तरकारी तो धरी है। वो बोली, इतना क्या है, उन्हीं में कभी ये कभी वो, इनके साथ क्या मर्द खा सकते हैं? ये कोई शहर तो है नहीं कि सब चीजें मिल जाएंगी। ये तो गांव है, यहाँ तो बस पोखर की मछली है और उसे भी तुमने छोड़ दिया। अरे पुंटी, कहाँ गई? अरे जरा आकर भैया को पंखा झल दे। नहीं, ये नहीं होगा। अब आज अगर थाली में कुछ छोड़ोगे तो मैं तुम्हारे चरणों में सर पटक पटक के जान दे दूंगी। हाँ। नीलांबर हंसता हुआ चुपचाप खाने लगा। विराज खींच कर बोली, हंसती क्यों हो? मेरी देह में आग लग जाती है। दिन रात तुम्हारा खाना कम होता जाता है, इतनी खबर है? हर तरह देखो तो गाल की हड्डी दिखाई देने लगी है। नीलांबर बोला, देखा है। अरे ये सब तुम्हारे मन का भ्रम है। विराज ने कहा, मन का भ्रम है? यदि तुम एक दाना भी कम खाओ तो मैं बता सकती हूं। रत्ती भर रोग होने पर शरीर को हाथ से छूते ही समझ जाती हूं मैं। जानते नहीं क्या? अरे जा पुंटी, पंखा रखकर रसोई में जा, अपने दादा के लिए दूध लेके आ। हरिमती एक ओर खड़ी होकर पंखा कर रही थी, पंखा रखकर दूध लेने चली गई। आज उस घर में मौसी आई थी। कहती थी कि इतनी थोड़ी उम्र में मछली छोड़ देने से आंखों की ज्योति घट जाती है, शरीर निर्बल पड़ जाता है। नहीं, ये नहीं होना चाहिए, और अंत में क्या हो जाए ज्ञात नहीं। मौसी बोली, देख लो, मैं तुम्हें मछली ना छोड़ने दूंगी। नीलांबर मुस्कुराता हुआ बोला, मेरे बदले तू ही खूब खाया कर, बस सब ठीक हो जाएगा। विराज चिढ़कर बोली, नीचों की तरह फिर वही तू तकार। नीलांबर अप्रतिभ होकर बोला, याद नहीं रहता? बचपन की आदत ठहरी छूटती नहीं है। याद है कितनी बार तुम्हारा कान मला है मैंने? विराज ने होठ दबाकर मुस्कुराते हुए कहा, याद नहीं रहेगा? मुझे छोटी पाकर तुमने क्या कम अत्याचार किए हैं? पिताजी से छिपाकर, माँ से लुक छिपकर तुमने कितनी बार तंबाकू मुझसे भरवाई है। तुम क्या कुछ कम शैतान हो? नीलांबर हा हा करके जोर से हंस पड़ा। आज भी तुझे ये सब बातें याद हैं, किंतु मैं तभी से तुझे प्यार करने लगा था। विराज ने हंसी दबाकर कहा, जानती हूं, चुप रहो, पुंटी आ रही है। हरिमती ने दूध का कटोरा थाली के पास रख दिया और पंखा उठाकर फिर हवा करने लगी। विराज ने उठकर हाथ धोए और आकर स्वामी के पास बैठती हुई बोली, ला पुंटी, पंखा मुझे दे दे, जा तू खेल। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में अभी आप सुन रहे थे लेखक शरद चंद्र द्वारा लिखित उपन्यास विराज बहू का रेडियो नाट्य वाचन। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी की थी और वाचन स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का।